ये है कि नेगेटिव मार्किंग के खौफ से कैसे बचना है। और ये बहुत साइंटिफिक मामला है, एकदम एकदम गणित है ये। अगर आप इस गणित को समझ लेंगे तो चिंता करने की जरूरत पड़ेगी नहीं। देखिए, नेगेटिव मार्किंग का क्या उसूल है और आपके पास स्थितियां क्या है। पहली स्थिति ये हो सकती है कि 4 ऑप्शंस हैं प्रश्न में, उनमें से आपको पता है कि सही कौन सा है और गलत कौन से हैं। अगर आपको पता है कि ये सही उत्तर है, यानी आपने 4 में से एक सही को चुन लिया और बाकी 3 जो गलत थे उनको एलिमिनेट कर दिया। तो जिसको बोलते हैं परफेक्ट, आप किसी प्रश्न को परफेक्ट तरीके से जानते हैं। इसका बेसिक मतलब क्या होता है कि एक जो सही है और 3 जो गलत हैं, आप इसको समझ रहे हैं, और जो 3 गलत हैं आपने इन तीनों को एलिमिनेट कर दिया। यानी आपने कहा कि ये भी इसका उत्तर नहीं है, ये भी इसका उत्तर नहीं है, ये भी नहीं है, और आप दावे से कह रहे हैं इसका मतलब ये है कि जो चौथा है यही इसका उत्तर है। इसमें तो कोई बात है ही नहीं। अगर आपको ऐसी स्थिति है तब तो कोई दिक्कत है ही नहीं। और मान के चलिए कि ये वाली स्थिति आपकी, अगर आप अच्छे विद्यार्थी हैं तो 30 प्रश्नों में आ जाएगी, और आप बहुत शानदार विद्यार्थी हैं तो ये मामला शायद 35 तक चला जाएगा, और यदि आप धरती पर ईश्वर के अवतार हैं तो 40-45 तक चला जाए तो चला जाए, वरना उसके ऊपर जाना मुश्किल है। इतना ही हो पाएगा। सेकंड सिचुएशन को देखिए। सेकंड सिचुएशन ये हो सकती है कि 4 ऑप्शंस हैं, आप इतना समझ पा रहे हैं कि इन 4 में से ये 2 आंसर तो नहीं है, पर इन दोनों में से कौन सा सही है आपको ये नहीं पता। यानी 50% एलिमिनेट हो गया, बाकी 50% 2 में से एक है, आपको नहीं पता चल रहा। अब इसका मतलब ये हुआ कि आंसर है तो ये या ये, और आप इन दोनों में डाउट में हैं। इसको हम कहेंगे कि 50% आपका आंसर सही होने की संभावना है। यूपीएससी का नेगेटिव मार्किंग का तर्क पता है क्या है? इसको पहले आप बेसिक आर्गुमेंट समझ लें कि मान लीजिए कि मैं 100 प्रश्न कर रहा हूं और मुझे एक भी प्रश्न नहीं आता ही नहीं, मैंने कभी पढ़ाई की ही नहीं, बस क्योंकि मैं 21 साल का हो गया था और क्योंकि मैंने ग्रेजुएशन कर ली थी इसलिए फॉर्म भर दिया था, और जिस दिन एग्जाम हुआ चल पड़े एग्जाम देने के लिए, एक भी प्रश्न नहीं आता। और मैंने सोचा अब आ ही गया हूं तो मैं खाली क्यों बैठूं, तो मैंने क्या किया, 25 में ए लगा दिया, 25 में बी, 25 में सी, 25 में डी, तो क्या लगा दिया। अब यूपीएससी क्या चाहती है, जिसको बिल्कुल नहीं आता उसका स्कोर 0 आना चाहिए। ये कैसे होगा? अगर मुझे एक भी सवाल नहीं आता, मैं सब में तुक्के लगा रहा हूं, तो 4 उत्तर में से एक उत्तर सही होना है, यानी मेरा हर उत्तर सही होने की संभावना 25% है। यानी अगर 100 के 100 प्रश्न नहीं आते तो मेरे 25 उत्तर ठीक हो जाएंगे और 75 गलत हो जाएंगे। ये कॉमन सेंस की बात है। अगर मेरे 25 उत्तर सही हुए और 75 गलत हुए तो नियम क्या है, जो गलत है ऐसे 3 गलत उत्तरों से एक सही उत्तर कम हो जाएगा, जो मैंने भी आपको समझाया। तो 75 उत्तर गलत हुए, इसको 3 से भाग कर दीजिए तो ये बन गया 25। यानी 25 आपके सही प्रश्न हुए थे जिससे आपको 50 नंबर मिलते, और 75 गलत करने से 25 सही प्रश्न माइनस हुए, यानी कि कुल मिला के आपका स्कोर क्या रह गया, आपका मतलब जिस व्यक्ति ने ऐसा किया उसका स्कोर आया 0। बड़ा साइंटिफिक सिस्टम है कि तुक्का लगाने वाले को ना फायदा हो ना नुकसान हो, उसको उतना ही स्कोर मिले जितना उसको आता है, और तुक्के वाला हिस्सा गलत हो जाए। पर ये तुक्का कब है? जब कुछ भी नहीं आता है। ये उस तुक्के की बात कर रहे हैं। अब इधर आइए वापस, ये वैसा तुक्का नहीं है, आपको 50% आता है। 50% आने का मतलब है कि यदि आपने सवाल किया तो सही होने की संभावना 25% नहीं है जो पूरा तुक्के में होती है। यहां सही होने की संभावना 50% है, आधी संभावना है। अब हम एक संख्या मान लेते हैं, 36 की संख्या मान लेते हैं, इससे हमारी सारी गणनाएं आसानी से हो जाएंगी। मान लीजिए आपने 36 प्रश्न ऐसे किए जिनमें आपको 2-2 उत्तर एलिमिनेट हो रहे थे और 2 में आपको आइडिया नहीं हो पा रहा था। ठीक है, तो जब 36 ऐसे प्रश्न करेंगे तो क्योंकि संभावना सही होने की कितनी है, 50% है, तो मान लेते हैं कि 18 सही हो गए, 18 गलत हो गए। एकदम सिंपल है। 18 गलत प्रश्नों से नुकसान कितना होगा, इसको 3 से भाग कर लीजिए, यानी कि 6 प्रश्नों का नुकसान हो जाएगा। लेकिन आपने सही कितने कर दिए, 18 कर दिए, और इसका मतलब ये हुआ कि 18 - 6 यानी 12 प्रश्नों का
कुल लाभ यानी 24 अंकों का कुल लाभ आपको होगा ऐसे 36 प्रश्नों में, जिसमें आपको 4 उत्तरों में से 2 एलिमिनेट करने में सुविधा हो रही है, बाकी 2 में से आपको आइडिया नहीं हो रहा है। तो मेरी पहली सलाह क्या है, जिस भी प्रश्न में आप 4 उत्तरों में से 2 को छांट पा रहे हैं कि ये 2 तो आंसर नहीं होंगे, एलिमिनेट हो रहे हैं, बाकी 2 में से कौन सा है नहीं पता लग रहा, मेरी व्यक्तिगत सलाह ये है कि ऐसे हर प्रश्न में आपको अटेम्प्ट करना चाहिए, क्योंकि कॉमन सेंस से, प्रोबेबिलिटी के नियम से ऐसे केसेस में आपको अंततः फायदा होगा, नुकसान नहीं होगा। अब तीसरी कंडीशन ये हो सकती है कि 4 ऑप्शंस हैं, आपको इतना पता है कि भाई इसमें ए तो नहीं हो सकता, लेकिन बाकी तीनों में से कौन सा है ये आप नहीं समझ पा रहे, इन 3 में से कोई एक ठीक होगा। अब जरा इसी कैलकुलेशन कर लें, यानी इसमें आपका उत्तर सही होने की संभावना 33% है, यानी कि 3 में से 1 है। एक तो आपको पता ही कि वो तो आंसर हो नहीं सकता, बात खत्म हो गई। बी सी डी में से आपको पता नहीं, आपने कुछ भी लगा दिया, तो बी के ठीक होने की संभावना 33.3 है, इतनी ही सी की, इतनी ही डी की है। इनमें से कुछ भी लगाएंगे तो संभावना ही रहेगी। यदि 33% संभावना है, मान लीजिए कि ऐसे 36 प्रश्न हैं, 36 की संख्या मैंने इससे ली है कि वो हर एक गणना आपको आसानी से हो जाएगी। 36 में 33% का मतलब है कि 12 प्रश्न आपके ठीक हो जाएंगे और 24 प्रश्न आपके गलत हो जाएंगे ऐसे प्रश्नों में से। तो इसका मतलब क्या हुआ, अब देखिए 24 गलत होने से जो नुकसान हुआ वो 8 प्रश्नों का हुआ, ये -8 हो गए। लेकिन आपको जो फायदा हुआ वो 12 प्रश्नों का हुआ, और इसका मतलब ये हुआ कि नेट बेनिफिट आपको यहां पर 4 प्रश्नों का हुआ, वहां तो 12 प्रश्नों का था, यहां पर 4 प्रश्नों का है। अब अगर आप मुझसे पूछें क्या करना चाहिए, तो मैं ये कहूंगा कि यदि जो प्रश्न आपको ठीक से आते हैं, परफेक्ट तरीके से आते हैं वो, और जो आपको 50% प्रोबेबिलिटी से आते हैं, यानी कि 2 एलिमिनेट हो रहे हैं, बाकी 2 नहीं हो रहे, ये तो करने ही चाहिए। और यदि इनको मिला के आपके 70-80 प्रश्न हो गए, तो आप मान के चलिए कि प्रीलिम्स आपका हो जाना चाहिए। लेकिन यदि उनसे मामला नहीं बन रहा है, या अदरवाइज भी आप सोच सकते हैं, अगर आपका गेस वर्क आमतौर पर ठीक रहता है, तो मेरी सलाह ये है कि आप इन प्रश्नों को भी ट्राई कर सकते हैं, अगर ये प्रश्न संख्या में बहुत ज़्यादा नहीं है तो। मान लीजिए 7-8 ही सवाल है तो ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि 7-8 सवाल में अगर आप 2 भी ठीक कर लेंगे तो आप कम से कम नुकसान में तो नहीं ही जाएंगे। और रही बात आखिरी प्रश्नों की, जिनमें 4 ऑप्शन हैं और आपके लिए चारों बराबर हैं, क्योंकि आपको कुछ भी नहीं आता उसमें, एकदम काला अक्षर भैंस बराबर टाइप फीलिंग है, ऐसे प्रश्नों को आप अटेम्प्ट करेंगे या नहीं करेंगे उससे कुछ फायदा नहीं है, क्योंकि उसमें आपका आंसर सही होने की संभावना 25% है। ये वही स्थिति जो मैंने ऊपर बताई थी। अगर आप ऐसे 36 सवाल करेंगे जिसमें वो कुछ नहीं आता, तो आपके 9 सवाल ठीक होंगे, 27 गलत हो जाएंगे। 27 गलत होने का मतलब हुआ -9, 9 ही ठीक हुए थे, कुल मिला के निचोड़ क्या निकला 0। यानी जो प्रश्न बिल्कुल नहीं आता उसको करने में भी कोई नुकसान नहीं होता है यूपीएससी में, लेकिन टाइम का नुकसान तो होता ही है, एनर्जी का नुकसान तो होता ही है। इसलिए अगर आप मुझसे पूछें कितने प्रश्न करने चाहिए, तो मैं कहूँगा कि 85 प्रश्न लगभग कर देने चाहिए कम से कम। हो सके तो 90 तक भी कर सकते हैं, यदि आपकी बाकी तैयारी के हिसाब से वो मैच करता है, सूट करता है तो। और दूसरी बात, जो प्रश्न नहीं आते हैं वो करने चाहिए या नहीं, तो मैं साफ साफ कह रहा हूँ, जो प्रश्न पूरी तरह से आते हैं वो तो करने ही करने हैं। जिन प्रश्नों में 2 उत्तर एलिमिनेट हो रहे हैं वो भी करने हैं, और जिन उत्तरों में, जिन प्रश्नों में 1 आंसर एलिमिनेट हो रहा है उसको भी करने की कोशिश कर सकते हैं। कोई खास हर्ज की बात इसमें नहीं है, क्योंकि इसमें अंततः निचोड़ के रूप में कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट ही होना चाहिए, अगर आपकी कॉमन सेंस ठीक है, अगर आप ठीक अनुमान कर लेते हैं। ये उस व्यक्ति की बात है, क्योंकि कुछ ऐसे व्यक्तियों को मैं जानता हूं जो हर तुक्का गलती करके आते हैं। ऐसे मतलब लोगों के बारे में मेरे पास कोई राय नहीं है, मैं तो उनकी बात करूं जो कॉमन सेंस का इस्तेमाल करके कम से कम उतना गेस वर्क कर लेते हैं जितना करने की अपेक्षा इस एग्जाम में की जाती है। ये सारी सलाह उनके बारे में है। हेलो
हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका दृष्टि पीसीएस में। मैं हूं केवल आपके सामने। 68वीं बीपीएससी परीक्षा से जुड़ी हुई एक महत्वपूर्ण जानकारी आई है। आयोग ने एक सूचना जारी की है जिसके अनुसार यह पता चला है कि परीक्षा के पैटर्न में काफी बड़ा बदलाव हुआ है। यह बदलाव न सिर्फ प्रीलिम्स के स्तर पर है बल्कि मेंस के स्तर पर भी है, यानी कि प्रीलिम्स और मेंस दोनों ही स्तर पर परीक्षा में कुछ बदलाव किए गए हैं। आखिर वो बदलाव क्या हैं, कितने लाभदायक हैं, कितने नुकसानदायक हैं, इसको हम जानेंगे जब हम उन बदलाव को देखेंगे। तो सबसे मुख्य बात जो यह है, जो आपको जानना जरूरी है, वो ये कि अगर आप में से जो भी पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं, पढ़ने वाले मतलब जो भी सिंसियर कैंडिडेट हैं, उनके लिए यह बदलाव लाभदायक ही होगा, इसमें कोई नुकसान नहीं होने वाला है। तो क्या है बदलाव? सबसे पहले प्रीलिम्स के स्तर पर देखते हैं कि माइनस मार्किंग अब शुरू हो रही है बीपीएससी में। आपको पता है कि जो बीपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा है उसमें माइनस मार्किंग का प्रावधान नहीं था, लेकिन अब हो गया है। क्यों? कट ऑफ बहुत ज्यादा जा रहा था और यह कट ऑफ इतना ज्यादा जा रहा था कि आप लोग भी हैरान थे कि इतना ज्यादा कैसे जा रहा है। अंदाजा ये लगाया जा रहा था कि कुछ ऐसे विद्यार्थी हैं जिनके तुक्के भी कुछ ठीक ठाक लग रहे हैं, जिस वजह से कट ऑफ की स्थिति हो सकता है ज्यादा हो गई हो। तो यह भी जो दिमाग में रहता है, इसे भी हटा दिया जाए तो बेहतर रहेगा, इसलिए माइनस मार्किंग का प्रावधान शुरू किया गया है। और यहां पर देखिए तो साफ साफ दिखाई देगा आपको कि -1/4, यानी कि अगर आप किसी प्रश्न का सही उत्तर देते हैं तो आपको 1 नंबर मिलेंगे। 150 प्रश्न है, 150 अंक होंगे इसके। सही उत्तर देंगे तो 1 अंक मिलेगा। अगर आप गलत उत्तर देते हैं तो 1/4 जो है वो यानी कि 0.25 कम हो जाएंगे, माइनस मार्किंग मिलेगी। तो अगर आप एक सही करते हैं मान लीजिए और 4 गलत करते हैं तो होगा क्या कि एक सही में 1 नंबर मिले और 4 गलत करने में 1 नंबर 0.25 0.25 0.25 0.25 करके माइनस हो गए, तो आपके हो गए 0 नंबर। तो बहुत कठिन गणित नहीं है इसको समझना, माइनस मार्किंग को। अगर आप अन्य स्टेट की परीक्षा दिए होंगे तो उसमें आइडिया भी होगा, नहीं भी है तो अब जान लीजिए। सीधी सी बात है कि जैसे ही आप गलत उत्तर कर देंगे तो 1/4 अंक कट जाएंगे। 1 नंबर जो पूर्णांक है उसका 1/4। अगर मान लीजिए 1 से अधिक उत्तर आप किसी प्रश्न के दे देते हैं तो भी यही माना जाएगा कि आपने गलत उत्तर दिया है। लेकिन अगर आपने कोई भी उत्तर नहीं दिया किसी प्रश्न का तो वहां पर माइनस मार्किंग नहीं होगी। यहां पर तीसरे वाले पॉइंट में साफ साफ कहा गया है कि अगर आप उत्तर अंकित नहीं करते हैं, खाली छोड़ देते हैं, तो उस प्रश्न के लिए आपको माइनस मार्किंग का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो यह मुख्य रूप से प्रीलिम्स के स्तर पर जो बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ है वह यह है। इससे फायदा आपको सीधे सीधे होगा कि अनावश्यक जो कट ऑफ का जो लाभ मिल रहा था, तुक्का लगाकर कुछ ज्यादा नंबर प्राप्त कर रहे थे, वह स्थिति अब नहीं आएगी। लेकिन अब दूसरे स्तर पर आप देखें, मुख्य के स्तर पर, तो यहां पर भी आपको विद्यार्थियों को एक लाभ दिखाई देगा, बहुत बड़ा लाभ है। सबसे बड़ा लाभ तो यह है कि जो वैकल्पिक विषय है, यह वैकल्पिक विषय अब एमसीक्यू बेस्ड हो गया है। और ना सिर्फ एमसीक्यू बेस्ड हुआ है बल्कि अब इसके नंबर भी नहीं जुड़ेंगे, यानी कि जो सिलेक्शन के लिए नंबर कट ऑफ के लिए इंटरव्यू के लिए जिन छात्रों का चयन होगा मेंस के बाद, उसमें उस चयन सूची में इस आधार पर वह सूची तैयार नहीं होगी कि मेंस में ऑप्शनल में कितने नंबर उन्हें प्राप्त हुए। तो देखिए यहां पर सामान्य हिंदी 100 अंक की है, 3 घंटे की अवधि है। सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 1 300 अंक 3 घंटे, सामान्य अध्ययन 2 300 अंक 3 घंटे, और उसके अलावा आप देखें यहां पर तो निबंध 300 अंक 3 घंटे। फिर वैकल्पिक विषय, कोई एक वैकल्पिक विषय होगा जिसके लिए 100 अंक और 3 घंटे, और ये क्या हो जाएगा, एमसीक्यू आधारित। आप देख सकते हैं लिखा हुआ भी है। अब यहां पर एक बात आपको जानना जरूरी है, सामान्य हिंदी भी, ये जो सामान्य हिंदी है यह भी क्या है, क्वालिफाई करना होगा। और उसके अलावा वैकल्पिक विषय है, इसे सिर्फ क्वालिफाई करना होगा। अगर आप क्वालिफाइंग नंबर प्राप्त कर लेते हैं तो उसके बाद उसका कोई महत्व नहीं कि आप कितने ज्यादा नंबर प्राप्त कर लेते हैं। पहले जब तक उसका नंबर जुड़ता था तो दिक्कत थी, और कितना मेहनत उसमें आपको करना पड़ता था, कितना समय देना पड़ता था ऑप्शनल के लिए। और ऐसा क्यों किया गया, आयोग के द्वारा कहा गया कि स्केलिंग करने में काफी दिक्कत आ रही थी। किसी एक ऑप्शनल सब्जेक्ट में ज्यादा नंबर आ रहे हैं, किसी में कम नंबर आ रहे हैं, फिर स्केलिंग करने में प्रॉब्लम हो रही थी। तो इसके लिए उनके द्वारा अपने आप में एक सर्वे कराया गया जिसमें यह तय किया गया कि स्केलिंग और नॉर्मलाइजेशन से बचने के लिए बेहतर यही होगा कि ऑप्शनल को सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का कर दिया जाए। तो वही हुआ है, और उसमें भी वैकल्पिक
यानी कि आपको काम भर के नंबर चाहिए और उसके बाद आपको दिक्कत नहीं होगी। तो यहां पर आपका जो समय बचेगा उस समय में आपको मेहनत करनी पड़ेगी सामान्य अध्ययन पेपर 1 और सामान्य अध्ययन पेपर 2 और निबंध के लिए। सिर्फ यही 3 बचते हैं जो कि क्वालिफाइंग नहीं है। इसमें आपको जो भी चयन सूची बनेगी इंटरव्यू की, इसके नंबरों के आधार पर ही बनेगी। अब आगे देखिए, इसी में आगे क्या बताया गया है कि जैसे सामान्य हिंदी वह भी क्वालिफाइंग नेचर की है, तो इसमें कितने प्रतिशत अंक प्राप्त करने हैं? 30% अंक। उसी तरह से अब बात आती है कि जो ऑप्शनल है उसके लिए कितना, तो उसके लिए सामान्य वर्ग के लिए 40% अंक लाने हैं, पिछड़ा वर्ग के लिए 36.5, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 34%। इसी हिसाब से आगे और कम होता जा रहा है। तो आप देख सकते हैं आपके लिए काफी समय बचेगा, लेकिन वह समय कहीं पर आपको अन्य जगह पर निवेश करना पड़ जाएगा अपनी तैयारी के लिए मेंस के स्तर पर। अब एक और महत्वपूर्ण बात कि जो पूर्व निर्धारित तिथि थी फॉर्म भरने की, ऑनलाइन आवेदन करने की, वह भी अब बढ़ गई है। पहले 20 दिसंबर 2022 तक अंतिम तिथि थी, लेकिन अब यह तिथि बढ़ा करके 30 दिसंबर 2022 कर दी गई है। और यह क्यों की गई है? वह इसलिए की गई है क्योंकि यह चेंज आज ही आया है और इस चेंज के बाद बहुत से विद्यार्थी हैं जिन्हें अभी फॉर्म करने की आवश्यकता होगी, या अपना मूड बना सकते हैं, या जिन्होंने नहीं किया है अब वे करेंगे। इसके लिए यह डेट बढ़ाई गई है। इसके अलावा इस सूचना में एक बात और साफ साफ बताई गई है कि अन्य जितने भी नियम हैं, अन्य जितना भी परीक्षा का पैटर्न है, वह उसी प्रकार से रहेगा। जब नोटिफिकेशन आया था इस 68वीं बीपीएससी के लिए, उसमें जितनी जानकारियां थी यथावत रहेंगी, उसमें कोई बदलाव नहीं होगा। जितने भी मुख्य बदलाव थे अभी बता दिए गए हैं। और जो डेट बढ़ने वाली बात मैंने आपसे बताई थी, आयोग ने साफ साफ बता दिया है, अलग से भी सूचना दी है उसके बाद कि 30 दिसंबर 2022 अंतिम तिथि है अब ऑनलाइन आवेदन करने की, जो कि अभी तक की तिथि थी 20 दिसंबर। तो कंफ्यूज नहीं होना है, अभी तक जिसने भी फॉर्म नहीं भरा है वो फॉर्म भर ले। और मुख्य बात तो ये है कि आखिर यह जो बदलाव हुआ है, इस बदलाव से किस प्रकार से निपटना होगा। यहां पर देखिए, प्रीलिम्स के स्तर पर जो माइनस मार्किंग हुई है, अपने आप में एक बढ़िया निर्णय हम कह सकते हैं, क्योंकि ऐसे विद्यार्थी जो कि अनावश्यक रूप से बढ़त हासिल कर लेते थे, अब उन्हें वह बढ़त नहीं मिलेगी, बल्कि सटीक ज्ञान के आधार पर ही बढ़त मिल सकेगी प्रीलिम्स के स्तर पर। मेंस के स्तर पर आपको जो अब समय देना होगा वह जीएस सामान्य अध्ययन के लिए देना होगा और एसए के पेपर के लिए देना होगा। ऐसी स्थिति में जरूरी है कि हम विस्तार से क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, इस पर एक और वीडियो लेकर आएं और उस पर चर्चा करें। फिलहाल के लिए आपको प्रीलिम्स, चूंकि उसकी डेट 12 फरवरी है, उसके बारे में कुछ बातें हैं कि तैयारी कैसे की जाए, उससे रिलेटेड क्या सामग्री उपलब्ध है इस चैनल पर, तो आपको पता होना चाहिए कि टारगेट बीपीएससी यानी 68 बीपीएससी के लिए कुछ सीरीज अभी चल ही रही हैं। जैसे साइंस की सीरीज चल रही है, इतिहास की सीरीज चल रही है, बिहार स्पेशल की सीरीज चल रही है, टारगेट बीपीएससी 68वीं बीपीएससी के लिए हमारी चल रही है। तो इसको आप देख सकते हैं YouTube में, अपने दृष्टि पीसीएस के चैनल पर यह उपलब्ध है। आप उसको देखिए, उसको रिवाइज कीजिए। साथ में आपको पता है अन्य जो प्रोग्राम आते हैं, मैं स्टेट एटलस का आता है, उसके अलावा जिला एक नजर प्रोग्राम आता है। परीक्षा की दृष्टि से अब यह कितने महत्वपूर्ण हो सकते हैं एक एक अंक के लिए, अब आपको समझ में भी आ रहा होगा। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारी कोशिश आपके लिए जरूर लाभदायक होगी। हमसे जुड़े रहें। अभी तक अगर आप नहीं जुड़े हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। जल्द ही मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें और पढ़ते रहें। धन्यवाद।